हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दिस सर्वोची क्लासेस। माई सर गौरव गर्ग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन +1 का सेकंड चैप्टर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निट में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से कुछ बच्चों को ये चैप्टर देख करके घबराहट हो जाती है, डर जाते हैं। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से समझेंगे, रिवाइज अप करेंगे तो ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग वाला है। आपको इसमें मेनली एग्जाम्पल्स को याद रखना है। और काफ़ी बच्चों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर कितना करना है ये चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर में हमने मेनली एनसीईआरटी को करना है बच्चों, और कुछ एडवांस या एक्स्ट्रा टॉपिक, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि कितना एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, बने रहिए, अच्छे से होगा आज ये टॉपिक हमारा। और कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुप में। आप कौन सी क्लास में हैं? +1 में है, +2 में है या ड्रॉप बैच में है? तो आपका कुछ क्राइटेरिया रहा होगा जिसकी वजह से आप इस क्लास को आ सके हैं, इस क्लास में आ सके हैं। अगर आप +1 में हैं तो आपका क्राइटेरिया था कि 10th के एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया, इसीलिए आप +1 में आ चुके हैं। और अगर +1 में है, +2 में है तो +1 के एग्ज़ाम उसका क्राइटेरिया रहा है कि आपको बाकी जो बच्चे हैं उनसे एक अलग क्लास में रख दिया गया है, ग्रुपिंग ऑफ कर दी गई है। ठीक है, इसी तरह क्लासिफिकेशन क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लास में, उनको ग्रुप में डालना किसी क्राइटेरिया के बेस पर, किसी बेसिस पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने की? साइंटिफिक बेस पर। ये चीज याद रखिएगा, साइंटिफिक बेस पर सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो की थी हमारे एरिस्टोटल जी ने की थी। किन्होंने की थी? एरिस्टोटल जी। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। क्या उन्होंने क्या बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया? उन्होंने जो क्राइटेरिया लिया वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया और प्लांट्स को डिवाइड किया 3 भागों में, ट्रीज, हर्ब एंड शर्ब्स। किसमें? ट्रीज, हर्ब एंड शर्ब। और इसी तरह एनिमल्स को डिवाइड किया जिनके पास आरबीसीज थी, यानी कि उनका खून लाल था, और जिनका खून लाल नहीं था। ठीक है, अब यहां से इस पैराग्राफ में हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं निट में। पहला क्वेश्चन कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल जी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल जी। सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किसने किया? एरिस्टोटल जी ने। ठीक है, क्या क्राइटेरिया यूज करके उन्होंने क्लासिफिकेशन किया? ऑप्शन में हमें सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मिलेगा तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्लांट्स को कौन कौन से भाग में, कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया? ट्रीज, हर्ब एंड शर्ब। और इसी तरह से एनिमल्स को कितने भागों में या कितने ग्रुप में डिवाइड किया? रेड ब्लडेड और नॉन रेड ब्लडेड। ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो हमारे पास सिस्टम आया वो आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का, और ये हमें किसने दिया? लीनियस जी ने, कार्लस लीनियस जी ने, जिन्होंने हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने ही दिया है। कौन सा? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि लिविंग का जो नाम है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो
दो वर्ड्स का है। फर्स्ट वर्ड जो है वो उसका जीनस है और सेकंड जो वर्ड है वो उसका स्पीसीज है। ठीक है, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दो किंगडम कौन कौन से बनाए? प्लांटाई एंड एनिमेलिया। प्लांटाई एंड एनिमेलिया कौन कौन से बनाए? प्लांटाई एंड एनिमेलिया। और इनका बेसिस क्या था? बेसिस, किस बेस पर इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, वो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। जिन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल थी उनको उन्होंने प्लांटाई किंगडम में रख दिया, और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उनको रखा किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, ये आगे एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि किस बेस पर लिनियस जी ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो वो था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, कि किस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है और किस में नहीं है। इस किंगडम के ड्रॉबैक क्या थे? जो ये क्लासिफिकेशन दिया, इसके ड्रॉबैक क्या थे? तीन मेजर ड्रॉबैक हैं कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को साथ में रख दिया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको साथ में रख दिया, और तीसरा जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक है कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को साथ में रख दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्लस लिनियस जी ने दिया। कौन कौन से दो किंगडम थे? प्लांटाई एंड एनिमेलिया। उनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। एंड उनके ड्रॉबैक ऑप्शन में इनमें से कुछ भी ड्रॉबैक में डाला जा सकता है। तीनों ड्रॉबैक थे कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को साथ में रखा, और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को साथ में रखा, और साथ ही साथ तीसरा ड्रॉबैक था फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को साथ में रखा। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा आपको क्या करना है उस पे चलते हैं। हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के साइंटिस्ट का नाम आपने याद रखना है, क्या है? अर्नेस्ट हैकल। क्या है? अर्नेस्ट हैकल। ये साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, और थर्ड किंगडम जो इन्होंने इंड्यूस किया, मतलब एक एक्स्ट्रा किंगडम जो बनाया, वो था किंगडम प्रोटिस्टा। काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किंगडम मोनेरा पहले बना होगा, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा पहले बना था किंगडम मोनेरा से। ठीक है, समझ में आ गई? ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, इनमें भी साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, कोपलैंड। कोपलैंड जी ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और जो फोर्थ किंगडम इंड्यूस हुआ वो था किंगडम मोनेरा। ये किंगडम्स की डिटेल आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हमारे यूज़ की नहीं है। जो हमारा यूज़ है या जिससे नीट के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वापस चलते हैं हमारे एनसीईआरटी में। अब ये देखिए, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है, और साथ ही साथ जो हमने पढ़ना है, वो किसने दिया हमें? आर.एच. विटेकर सर ने दिया। किसने दिया? आर.एच. विटेकर सर। साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969 ईयर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, पांच किंगडम उन्होंने कौन कौन से दिए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एक ये किंगडम जो है फंगई, वो इन्होंने
एक्स्ट्रा इंड्यूस किया, ठीक है। प्लांटाई एंड एनिमेलिया, प्लांटाई एनिमेलिया लिनियस जी ने दिया था, प्रोटिस्टा जो था अर्नेस्ट हैकल जी ने दिया था, और किंगडम मोनेरा जो था वो कोपलैंड जी ने दिया था, और फंगई जो है वो आर.एच. विटेकर सर ने इंड्यूस किया, ठीक है। इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनी। अब उनका बेसिस क्या था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन बन चुके हैं। 5 बेसिस हैं। क्या क्या? सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, और साथ ही साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है। ध्यान रखना है, सेल की स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर के बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब इस पैराग्राफ से क्वेश्चन हमारे क्या बन सकते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. विटेकर सर ने दिया। कब दिया? 1969 में दिया। 5th किंगडम जो उन्होंने इंड्यूस किया वो कौन सा है? फंगई, ठीक है। और क्या बेसिस थे, क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का, वो पांचों हमें यहां पर याद रखने हैं, ठीक है। चलिए एक बार इस टेबल को देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। पांचों जो किंगडम है हमारे 5 किंगडम्स हैं, उनका यहां एक जर्नल ओवरव्यू दिया है। हर किंगडम को डिटेल में हमने करना भी है, तो एक बार जर्नल ओवरव्यू यहां पर देख लेते हैं। 5 किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। इनमें से किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सभी यूकैरियोट्स हैं। यानी कि प्रोकैरियोट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि न्यूक्लियस से पहले, यानी कि उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि उनके पास न्यूक्लियर के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, बाकी सभी में प्रेजेंट है। वर्ड्स के मीनिंग अगर आपको आ गए तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सेकंड जो बात है, सेल वॉल काफी इंपॉर्टेंट है। जो किंगडम मोनेरा की जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक होती है। पॉलीसेक्राइड्स होते हैं लेकिन सेलुलोज नहीं है, और पॉलीसेक्राइड्स के साथ अमीनो एसिड होते हैं। कौन से होते हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, याद है, ठीक है। इनमें कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में नहीं। फंगई की जो सेल वॉल है, यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है कि फंगई की जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी हुई होती है? काइटिन की, मोस्टली काइटिन की, ध्यान रखेंगे। प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की है, और एनिमेलिया में अब्सेंट है, ठीक है। इसी तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। हम ये सब सब किंगडम्स जो हैं वो डिटेल में करेंगे, ठीक है। चलते हैं, यहां जो पैराग्राफ में दिया है उसको आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहां दिया गया है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ चुका है, और वो हमें किसने दिया? कार्ल वर्स ने दिया। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 6 किंगडम कैसे बना, अब इसकी बात करते हैं। जो हमारा किंगडम मोनेरा है उसको फर्दर 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसके 2 किंगडम बना दिए हैं अलग अलग। कौन कौन सा? आर्ची और यूबैक्टीरिया का किंगडम। इस तरह से एक किंगडम के 2 किंगडम बन गए हैं, और 5 किंगडम का अब हमारे पास 6 किंगडम हो गया है, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी में चलते हैं वापस से।
यहाँ क्या दिया हुआ है इस पैराग्राफ में, एनसीईआरटी में सबसे मेन लाइन जो हम आपको बता चुके हैं कि लीनियस जी ने जो बेसिस यूज़ किया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, वो यहाँ दिया हुआ है कि सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, उस बेस पर उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। अब यहाँ जो नीचे दिया है, जो हमने ड्रॉबैक पढ़े थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, उनको डिटेल में दिया गया है कि जैसे प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी और यूकैरियोट्स को साथ में रख दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसी तरह पहला ड्रॉबैक है ना ये, कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को साथ में रखा। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को साथ में रखा। यहां एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर, यानी कि क्लाइमेडोमोनाज और स्पाइरोगेरा को साथ में रख दिया था। क्लाइमेडोमोनाज यूनिसेलुलर है, स्पाइरोगेरा मल्टीसेलुलर है। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। सेकंड ड्रॉबैक। और थर्ड जो ड्रॉबैक था कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को साथ में रखा। इसी तरह से यहां दिया गया है कि फंगई जो कि हेटेरोट्रोफिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, और ग्रीन प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको साथ में रखा। क्या कारण था? क्योंकि फंगई के पास भी सेल वॉल थी, इस वजह से साथ में रखा। तीसरा ड्रॉबैक। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट हो सकता है ये सेशन, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब बात करते हैं यहां क्या दिया हुआ है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, और ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है। इस बात को ध्यान से सुनना है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? क्लाइमेडोमोनाज एंड कोरेला, और साथ ही साथ पैरामीशियम एंड अमीबा। क्या चीज है? कोरेला और क्लाइमेडोमोनाज को हम पढ़ते कहां पर हैं? किंगडम प्लांटाई में पढ़ते हैं, एल्गी में पढ़ते हैं। इसको पहले एल्गी में ही रखा गया था, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्लाइमेडोमोनाज और कोरेला किस किंगडम में है, तो हम आंसर करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को। किसको? किंगडम प्रोटिस्टा को, ना कि किंगडम प्लांटाई को। ये आपने याद रखना है कि क्लाइमेडोमोनाज और कोरेला को किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया है। ठीक है, जो कि पहले एल्गी में था, प्लांटाई में था। हम पढ़ेंगे इनके बारे में वहीं पर, लेकिन प्लेस किया गया है इनको किंगडम प्रोटिस्टा में। किसके साथ? पैरामीशियम और अमीबा के साथ, जो कि पहले एनिमल किंगडम में थे, लेकिन अब किस में है? किंगडम प्रोटिस्टा में है। समझ में आ गई? चलें आगे। यहां क्या दिया हुआ है कि जैसे जैसे हमारी साइंटिफिक स्टडीज बढ़ती रहेंगी, हमारे बेसिस बढ़ते रहेंगे, इस तरह से क्लासिफिकेशन और इजी होती रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हमने क्या क्या पढ़ना है? किंगडम मोनेरा में हमें बैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। वैसे तो ये सभी बैक्टीरिया की ही कैटेगरी में हैं, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको अलग किया है ताकि इजी रहे याद करने में। ठीक है, तो सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया में हम इनका हैबिटेट पढ़ेंगे, शेप और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो तीनों चीजें हैं, ये हमें एनसीईआरटी से करनी है। रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा एनसीईआरटी में कम दिया हुआ है।
ठीक है, चलिए एनसीईआरटी पर चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट है इसकी। फर्स्ट लाइन, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन ही। क्वेश्चन बन सकता है नीट में कि सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा कौन सा है? बैक्टीरिया है। और मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, हैबिटेट की बात करते हैं। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट सभी जगहों पर होते हैं, सभी जगहों पर, एवरीवेयर। वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिलते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नोज, डीप ओशियंस, जहां पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और वो पैरासाइट्स के रूप में भी एनिमल्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, हैबिटेट हो चुका है, कहाँ कहाँ मिलते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास ये दो हैं कि सोल मेंबर कौन है किंगडम मोनेरा का? बैक्टीरिया। और मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? वो भी बैक्टीरिया। चलिए अब बात करते हैं शेप्स और स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया की हम कहाँ पर पढ़ेंगे? हमारे चैप्टर 8 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर हम करेंगे वो सारी बैक्टीरिया की ही है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन ना हो बच्चों को, इसलिए वहाँ पर दिया हुआ है और हम इसको वहीं पर अच्छे से करेंगे। यहाँ शेप्स इनके बारे में कुछ बताया गया है कि शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरीज में। कौन कौन से हैं? जो स्पाइरल शेप है उनको कोकस कहा गया है। ये डायग्राम में देखिए, स्फीरल शेप को क्या कहा गया है? कोकस। जो रोड लाइक शेप है उनको बैसिलस कहा गया है, सेकंड वन। जो कोमा लाइक शेप है विब्रियो कहा गया है, और जो स्पाइरल शेप है उनको स्पिरुलिना कहा गया है। ये चारों शेप्स याद रखनी है। जिस शेप का बैक्टीरिया है उसको वैसा ही कहा गया है। जैसे स्फेरिकल है तो उसको कोकस कहा गया है, रोड है तो उसको बैसिलस कहा गया है, और स्पाइरल शेप है उसको स्पिरुलिना कहा गया है, और कोमा लाइक शेप है तो उनको विब्रियो कहा गया है। इनके अलावा भी कुछ शेप्स होती हैं लेकिन हमने वो भी नहीं पढ़नी, हमारे नीट के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बैक्टीरिया के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया के अंदर होती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है उनके मेटाबॉलिज्म में। वो ऑटोट्रोफिक भी होते हैं। ऑटोट्रोफिक में दोनों टाइप के, फोटोट्रोफिक और कीमोऑटोट्रोफिक, और हिटेरोट्रोफिक भी होते हैं। हिटेरोट्रोफिक में सेप्रोफिटिक भी और पैरासाइटिक भी। ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किस में होती है? बैक्टीरियाज में होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है नीट में। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए आप सभी इस बात को। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें हमें इसके बारे में क्या थोड़ा डिटेल में देखना है। स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, जिनको हमने आपको बता भी दिया था टेबल में, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नाग और नैम जिसको कहते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली वो बाइनरी फिजन से होता है, यानी कि 2 बराबर टुकड़े हो जाना एक बैक्टीरिया के। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के द्वारा होता है। कंजुगेशन में क्या होता है? 2 बैक्टीरिया के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिससे कि
जो डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, इसमें क्या होता है, जो डीएनए है उसका थोड़ा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट ही दूसरे उसमें जा पाता है और कोई ट्यूब नहीं बनती है, ये भी ध्यान रखना है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, याद कीजिए हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा है कि किसी भी एक्सटर्नल होस्ट के द्वारा डीएनए को बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना, वहां पर ट्रांसडक्शन होती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलें आगे। चलिए, अब आता है आर्चीबैक्टीरिया। सेकंड, आर्चीबैक्टीरिया को हमने एनसीईआरटी से पढ़ना है। पहले क्या है, आर्चीबैक्टीरिया की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन एनसीईआरटी की जो है इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन बने हैं, इसको 5 स्टार या 7 स्टार आप कितने भी दे सकते हैं। ठीक है, क्या है आर्चीबैक्टीरिया? आर्चीबैक्टीरिया क्या मतलब, वर्ड का क्या मतलब है, एंसेस्टर वाले बैक्टीरिया। आर्ची मतलब पुराने, एंसेस्टर जो सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं वो माने जाते हैं आर्चीबैक्टीरिया। ठीक है, क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो मोस्ट हार्श कंडीशंस पर भी सरवाइव करते हैं। मोस्ट हार्श, जहां पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, वहां पर भी सरवाइव करते हैं। कौन कौन सी मुश्किल हार्श कंडीशंस हैं? जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, जहां पर नमक बहुत ज्यादा है वहां पर सरवाइव करते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और मार्शी एरियाज में, वहां पर भी ये सरवाइव करते हैं। उन आर्चीबैक्टीरिया के नाम हैं जो सॉल्ट एरिया में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? हेलोफिल्स कहते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो हॉट स्प्रिंग्स वाले एरियाज में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स। यहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और पीएच बहुत कम होती है, एसिडिक होती है, अराउंड 2 pH 1.8, जो हमारी स्टमक की पीएच भी है 1.8। ठीक है, यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं वो बैक्टीरिया थर्मो एसिडोफिल्स, उनको कहा गया है। और जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उनको क्या कहा गया है? मिथेनोजन्स कहा गया है। ठीक है, इस पैराग्राफ में से काफी क्वेश्चंस बने हैं मैच द कॉलम में। क्या साल्टी एरिया को वाले को क्या कहा गया है? उनको एक्सट्रीम जो साल्टी एरिया है उनको कहा गया है हेलोफिल्स। जो हॉट स्प्रिंग्स वाले हैं उनको क्या कहा गया है? थर्मो एसिडोफिल्स। और जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उनको क्या कहा गया है? मिथेनोजन्स। क्यों सरवाइव कर पाते हैं? क्यों सरवाइव कर पाते हैं? क्योंकि जो इनकी सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है, वो आम बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। इस चीज़ को याद रखना है। इसी वजह से ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंट होता है इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर में, क्या डिफरेंट होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी हुई है, एब्सेंट है पेप्टाइडोग्लाइकेन, याद रखना है। यानी कि नाग और नाम नहीं है। इसीलिए हमने बैक्टीरिया में आपको स्ट्रक्चर के अंदर सेल वॉल की कंपोजिशन बताई थी। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नहीं है, सूडो म्यूरामिक एसिड है, सूडो म्यूरामिक एसिड होता है। ठीक है, कंप्लीट म्यूरामिक एसिड नहीं है। मेड अप ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स, अदर पॉलीसेकेराइड्स के बने हुए होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन के नहीं बने हुए होते। और ज़्यादा डीप में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से
इसी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। चलिए एनसीईआरटी पर चलते हैं। समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे ना? थोड़ा सा जल्दी है और एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कम की हुई है क्योंकि आपने ये सब पढ़ा हुआ है, रिवीजन चल रही है। अब जो मिथेनोजेंस हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जो जुगाली करते हैं, अपने फूड को काफ़ी देर तक मुंह में चबाते रहते हैं, जैसे कि काउज एंड बफेलोज। और इसी वजह से जो उनका डंक होता है, यानी कि जो उनका वेस्ट, फूड वेस्टेज होती है, जो गोबर होता है, वो यूज़ किया जाता है मीथेन गैस बनाने में इन बायोगैस प्लांट्स। गोबर गैस प्लांट्स भी जिनको कहा जाता है, क्योंकि इनके जो डंक होता है उसके गोबर के अंदर मिथेनोजेंस होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कहाँ? बायोगैस प्लांट्स के अंदर मीथेन गैस के प्रोडक्शन में। ये भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। आर्ची बैक्टीरिया की हर लाइन इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा डिटेल में करने की हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है? चलिए अब आगे क्या है हमारा आर्ची बैक्टीरिया के बाद? आर्ची बैक्टीरिया के बाद है साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। हैबिटेट क्या है? मोस्टली एक्वेटिक है, टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर हमने इसमें एनसीईआरटी से करनी है। और न्यूट्रिशन कैसा होता है? फोटोसिंथेसिस होती है और क्लोरोफिल ए इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है? चलिए एनसीईआरटी पे चलते हैं। यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया, इनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनकी जो सेल वॉल है वो रिजिड है और अगर मोटाइल है तो उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है? साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा गया है। 2 बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। याद रखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। इस टाइप से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है? इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है उसी तरह यहां पर भी प्रेजेंट है, और ये क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि अपना खाना सनलाइट में खुद बना सकेंगे। और यूनिसेलुलर फॉर्म में, कॉलोनियल फॉर्म में या फिलामेंटस फॉर्म में मिलते हैं। फ्रेश वाटर, मैराइन, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है? जो कॉलोनी बनाते हैं साइनोबैक्टीरिया, वो एक जेलिटिनियस शीट से ढके हुए होते हैं। ये देखिए यहां पर हमें शो भी किया है। ये जो शीट दिखाई गई है वाइट कलर में आपको, जो हम ब्लैक कर रहे हैं अब, वो एक जेलिटिनियस शीट है, ठीक है? बीच में ये जो साइनोबैक्टीरियाज हैं ये कॉलोनी में रह रहे हैं, समझ में आ गई? और जो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर जो ब्लूम्स हैं वो भी साइनोबैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है? ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज वो किस वजह से है? साइनोबैक्टीरियाज की वजह से। अब नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जैसे कि ये दिखाया गया है, ये सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, वो अब फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, और उस सेल को क्या कहा गया है? हेटेरोसिस्ट। ये क्या करती है? क्या करती है? एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करती है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करती है।
कौन करती है? हेटेरोसिस्ट। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, नोस्ट्रक और एनाबेना। एग्जाम्पल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नोस्ट्रक और एनाबेना। जैसे कि ये सेल जो दिखाई गई है, ये स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल है जो फोटोसिंथेसिस ना करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। इसको नाम दिया गया है हेटेरोसिस्ट और इसका एग्जाम्पल है नोस्ट्रक और एनाबेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रोफ हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया या अमोनिया हो गया, और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने बात कर ली है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स के बारे में क्या है कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके, ऑक्सीडाइज करके अपना एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। और बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं, वो रिसाइकलिंग में इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर आयरन की जो रिसाइकलिंग है उनमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। समझ में आ गई? कोई डाउट इस चीज़ में है तो पूछना है, अपने अंदर नहीं रखना है। इसी तरह से हेटेरोट्रोफिक जो बैक्टीरियाज हैं वो भी मोस्ट अबंडेंट है इन नेचर में, और उनके सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स का मतलब सेप्रोफिटिक, उनके भी काफ़ी यूज़ हैं, काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट हैं। जैसे कि जो कर्ड बनती है मिल्क से, वो इनसे बनती है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, फिक्सेशन होती है जो नाइट्रोजन की लेग्यूम रूट्स के अंदर, वो इनसे होती है। साथ ही साथ जो बहुत सारे डिजीज हैं, कोलेरा हो गया, टेटनस हो गया, टाइफाइड हो गया, सिट्रस कैनर हो गया, ये सभी डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाते हैं। इनकी सभी की जो डिटेल है वो हम 12th क्लास में चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पर इनके यूज़ और हार्मफुल इफेक्ट दोनों दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात की गई है, रिप्रोडक्शन हमने कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन वही फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये जनरल बातें हैं। चलिए माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म के बारे में क्या बातें हैं? एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है माइकोप्लाज्म के बारे में? ये डायरेक्ट पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ हमारे पास नीट में आ चुका है। ये पूरा पैराग्राफ कैसे एज ए क्वेश्चन आया था, पूरा पैराग्राफ। क्या माइकोप्लाज्म के बारे में क्या बातें हैं कि सबसे पहले फर्स्ट फीचर क्या है कि इनके पास सेल वॉल नहीं है। पहला इसका फीचर है, ये सेल वॉल नहीं है। दूसरा फीचर है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है। दूसरा फीचर क्या है? सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग सेल हैं। तीसरा फीचर कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना ये सर्वाइव कर सकते हैं। और जो फोर्थ इसका करैक्टर है, पैथोजेनिक है एनिमल एंड प्लांट्स दोनों के लिए। ठीक है, डायरेक्ट ये पैराग्राफ क्वेश्चन में दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे माइकोप्लाज्म के। क्या क्या? कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, और साथ ही साथ पैथोजेनिक है बोथ एनिमल एंड प्लांट्स के लिए। ठीक है, और इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है? इनको पीपीएलओ भी कहा गया है, प्लूरोफिनोमिनो लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लूरोफिनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और सेकंड बार प्लियोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि ये अपनी शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं।
यानी कि कोमा लाइक है, तो ये स्पाइरल भी बन सकते हैं, कोकस भी बन सकते हैं, ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा गया है। ये चीज़ याद रखना है, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। और पीपीएलओ किसको कहा गया है? माइकोप्लाज्म। समझ में आ गई? किंगडम मोनेरा में हमने इतना ही करना था, किंगडम मोनेरा में हमने इतना ही करना था। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल जी ने दिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा ही तो इंड्यूस किया था अर्नेस्ट हैकल जी ने, ठीक है। और एंसेस्टर ऑफ यूकैरियोट्स माना गया है। सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और बाकी सभी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट है। इसके बारे में हमने एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। चलिए क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट है जो निट में आ चुकी है कि सभी सिंगल सेल यूकैरियोट्स जो हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स जो हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, ठीक है, जिसको हमें याद रखना है। इसकी अभी कोई बाउंड्री अभी फिक्स नहीं है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है? क्राइसोफाइट्स को पढ़ना है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्निलॉइड्स, स्लाइमोर्स और प्रोटोजोन्स को पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके हैबिटेट की। जो किंगडम प्रोटिस्टा है मोस्टली एक्वेटिक है, मोस्टली एक्वेटिक है, और ये एक लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में? एनिमेलिया प्लांटाई और फंगई के बीच में। आप लोगों ने एक इस तरह से स्ट्रक्चर देखी होगी, क्लासिफिकेशन के दौरान। यहाँ ये जो नीचे है मोनेरा है, ये बीच में प्रोटिस्टा है, ये फंगई है, ये प्लांटाई है और ये एनिमेलिया है। इनके तीनों के बीच का जो लिंक है वो प्रोटिस्टा ही है। एक इस टाइप की फिगर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखी हुई है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। और इसके बारे में क्या दिया हुआ है? बीइंग यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ये हम बता चुके हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। यहाँ इसकी रिप्रोडक्शन दी गई है और इसके अंदर लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला और सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं कुछ में। इसको थोड़ा सा क्या एक्स्ट्रा हमने करना है देखते हैं। हैबिटेट में हमने पता चल चुका है कि प्राइमरी एक्वेटिक है, स्ट्रक्चर में यूकैरियोटिक सेल वाली स्ट्रक्चर ही है, यूनिसेलुलर है, लेकिन कुछ जो हैं वो कॉलोनीज बना लेते हैं प्रोटिस्ट। लोकोमोशन 3 टाइप से हो सकता है, सूडोपोडिया के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा और सीलिया के द्वारा। सीलिया की यहाँ स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, ठीक है। फ्लैजिला, सीलिया और सूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन होता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। 4 टाइप से न्यूट्रिशन है किंगडम प्रोटिस्टा में। फोटोसिंथेसिस भी होती है, होलोजोइक होता है, सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स यानी कि, और पैरासिटिक। चारों टाइप का न्यूट्रिशन है। जनरल बातें हैं ये तो। चलिए आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है प्रोटिस्टा में? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ये कुछ मेथड्स दिए गए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि बाइनरी फिजन, 2 इक्वल भागों में बट जाना, मल्टीपल फिजन, बहुत सारे टुकड़े हो जाना, बडिंग, बड बनकर, और स्पोर बना लेना, स्पोर फॉर्मेशन। ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस होती है, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस, गैमेट्स सेम है तो आइसोगैमस एंड आइसोगैमस। अगर अलग अलग है, ऊगैमस एक बड़ा है, एक वो मोटाइल नहीं है, जो छोटा है वो मोटाइल है, ऊगैमस। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी मेथड दिए गए हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। इनको एक्सप्लेन हम अपने कोर्स में कर चुके हैं, एडवांस कोर्स में इन सभी को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर जस्ट एक रिवीजन की ज़रूरत है तो उनको एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को 3 ग्रुप्स में मेजरली डिवाइड किया गया है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, दूसरा जो सेप्रोफिटिक होते हैं, और तीसरा जो प्रोटोजोन्स प्रोटी जो कि हमारे हैं पैरासाइटिक। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अंदर 3 ग्रुप को रखा गया है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्निलॉइड्स, और सेप्रोफिटिक के अंदर हमारे स्लाइमोड्स हैं, और प्रोटोजोन्स एक अलग से ही ग्रुप है। चलो इन ग्रुप्स को डिटेल में करेंगे। क्या है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। उसके अंदर पहला ग्रुप है हमारा क्राइसोफाइट्स। कौन सा है? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के बारे में हमें एनसीईआरटी में क्या दिया गया? क्राइसोफाइट्स, इसके अंदर डायटम्स हैं और गोल्डन एल्गी है, जिसको कि डेस्मिड कहा गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है। गोल्डन एल्गी का कॉमन नाम क्या है? डेस्मिड्स है। और क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन कौन से हैं? डायटम्स और गोल्डन एल्गी या डेस्मिड। याद रखेंगे, मोस्टली मैराइन होते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों हो सकते हैं। कहाँ पर रहते हैं? एज ए प्लैंक्टन्स, वाटर करंट के ऊपर स्विम करते तैरते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कौन सा है? क्लोरोफिल ए इसके अंदर प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल बी जो है वो एब्सेंट है। क्लोरोफिल बी नहीं होता। याद रखेंगे, इनकी स्ट्रक्चर में जो हमें मेन बात याद रखनी है, सेल वॉल जो होती है वो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स की बनी हुई होती है। जैसे कि हमारी सोप बॉक्स होती है, साबुनदानी होती है ना, उसी तरह इनकी सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स की, जो कि बनी है किसकी? सीलिया की। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। सीलिया की बनी हुई होती है सेल वॉल, जिसकी वजह से वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। और जब ये मर जाते हैं और इनकी जो सेल वॉल है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होती रहती है, तो क्या बनाती है? उस स्पेस को, उस प्लेस को क्या कहते हैं? डायएटमस अर्थ। डायएटमस अर्थ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किस वजह से? उसमें क्या होता है? सीलिया होता है। और सीलिया किसका कंपोजिशन है? सीलिया इनकी सेल वॉल का कंपोजिशन है। जैसे ही ये डाई होते हैं, बहुत सालों तक वो डिपॉजिट होते रहते हैं वहाँ पर, और उस अर्थ को, उस प्लेस को क्या कहते हैं? डायटमस अर्थ कहते हैं। कहाँ यूज होती है इनकी जो सोयल है? पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, एंड सिरप्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस बात को भी। कहाँ होती है यूज हमारी? ये फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में होता है, हमारे पॉलिशिंग में, और साथ ही साथ सिरप्स में। अब ये क्वेश्चन आ चुका है। डायएटम जो है चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियंस के। किसके? चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन के। क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि कौन है चीफ प्रोड्यूसर ओशियंस के अंदर, तो उसका आंसर है डायएटम्स। याद रखना है, अंडरलाइन कर लीजिए जो क्वेश्चन आ चुके हैं या आ सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इनके बारे में और क्या डिटेल है?
ये हमने कर लिया है डायटम्स। और गोल्डन एल्गी को डेस्मिड कहा गया है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है। फूड जो स्टोर होता है वो एज ए ऑयल होता है। ठीक है, क्राइसोफाइट्स के बारे में ये हो चुका है। डायनोफ्लैजिलेट के बारे में हमें एनसीईआरटी में क्या दिया गया है देखते हैं। हैबिटेट इनका ये बताया गया है, मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, इनकी क्योंकि इनके अंदर कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट हैं, यानी कि पिगमेंट प्रेजेंट हैं। और क्या बात दी गई है, ये जो बात है सेल वॉल के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की स्टिफ प्लेट की बनी हुई होती है, ये याद रखना है। किसकी बनी हुई है? डायनोफ्लैजिलेट की सेल वॉल सेलुलोज की स्टिफ प्लेट है, काफ़ी मजबूत होती है। दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, 2 फ्लैजिला। एक फ्लैजिला जो है वो लॉन्गिट्यूडनली है, ये देखिए, और दूसरा जो है ट्रांसवर्सली है। ये जो याद रखना है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात रेड टाइड्स को लेकर के। रेड टाइड्स का मतलब क्या है? एक डायनोफ्लैजिलेट है गोन्यूलैक्स, ऐसे काफ़ी हैं लेकिन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है गोन्यूलैक्स। तो क्या होता है कि गोन्यूलैक्स इतनी जल्दी रेड कलर का होता है और इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करता है, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, बहुत सारे बन जाते हैं, तो हमें कैसा लगता है कि समुद्र सारा लाल हो गया है। रेड टाइड इस चीज़ को कहा गया है। क्वेश्चन आ चुका है कि रेड टाइड किसकी वजह से है, ऑप्शंस में हमें गोन्यूलैक्स दिया हुआ है, तो वो हमें टिक करना है। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर गोन्यूलैक्स जो है रेड कलर के जो है, उनकी वजह से वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं और समुद्र को लाल कर देते हैं। और बहुत सारे जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि मैराइन एनिमल्स को किल कर देते हैं, इतना ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। ये बातें थी डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए। कुछ एक्स्ट्रा हमने क्या करना है इसके बारे में, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं डायनोफ्लैजिलेट, ये याद रख लीजिएगा। ब्लास्टोडिनियम जो एग्जाम्पल है इसका, ये याद रख लीजिएगा। और क्या फीचर है डायनोफ्लैजिलेट? बायोल्यूमिनेंस होते हैं, ग्लो करते हैं, चमकते हैं, लाइट निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये दोनों याद रखने हैं, नोक्टिलुका और गोन्यूलैक्स जो एग्जाम्पल हैं वो याद रखना है। और इनके अंदर फूड का स्टोरेज कैसे होता है? स्टार्च और ऑयल के रूप में हो सकता है। ये डायनोफ्लैजिलेट के बारे में हमने पढ़ना है, इनसे ज़्यादा हमें नहीं करना है, हमारे नीट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों। ठीक है, बहुत सारी डिटेल बहुत सारी बुक्स में दी गई हैं, इसके ऊपर पूरी पूरी बुक्स भी लिखी जा सकती हैं, तो हमें वो इतना नहीं करना है। जो हमें पढ़ना है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अथाह सागर है, अथाह सागर। ठीक है, लेकिन उस सागर में से मोती हमने एनसीईआरटी वाले हैं और कुछ ये बातें हैं जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे, थर्ड जो है यूग्निलॉइड्स, फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन्स के प्रोटिस्टा का फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का थर्ड है यूग्निलॉइड्स। एनसीईआरटी में क्या दिया गया है इसके बारे में, चलिए पहले एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। फ्रेश वाटर होते हैं मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या थे? मेजॉरिटी ऑफ मैराइन थे, यानी कि समुद्र में थे। लेकिन यूग्निलॉइड्स जो है फ्रेश वाटर हैं, जो कि हमारे नदियों में, तालाबों में, इस जगहों पर फ्रेश वाटर के रूप में मिलते हैं। स्टैग्नेंट वाटर, स्थिर वाटर में मिलते हैं। और क्या बात दी गई है, इसका की फीचर, इसका करैक्टर क्या है कि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, सेलुलोज की बनी हुई एक प्रोटीन लेयर होती है, थिन लेयर, जिसको पेलिकल कहा गया है।
इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि पेलिकल कहाँ प्रेजेंट है, यूग्निलॉइड्स या यूग्निलॉइड्स में इनमें से क्या चीज प्रेजेंट होती है, पेलिकल प्रेजेंट होती है, जो कि एक प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है। दूसरा फीचर, इनके अंदर भी 2 फ्लैजिला होते हैं। डायनोफ्लैजिला के अंदर भी 2 फ्लैजिला थे। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसफरली। लेकिन इसके जो फ्लैजिला हैं यूग्निलॉइड्स के, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। ये देखिए यहां दिखाया गया, ये जो फ्लैजिला है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई गई है, ये लॉन्ग फ्लैजिला है, और ये जो दूसरा दिखाया गया है वो शॉर्ट फ्लैजिला है, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। और क्या बातें दी गई हैं, सनलाइट के अंदर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जैसे ही सनलाइट नहीं रहती, डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, दे बिहेव हेटेरोट्रॉफिक, और वो दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाने लग जाते हैं। अरे भोजन तो कहीं ना कहीं तो चाहिए ना, अगर सनलाइट मिल रही है तो खाना खुद बना लेंगे, अगर सनलाइट नहीं मिल रही तो दूसरों को पकड़ के खा लेंगे। ठीक है, ये इनका काम है। इनके अंदर पिगमेंट्स जो हैं वो मिलते हैं जैसे कि हायर प्लांट्स में मिलते हैं, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों प्रेजेंट है। एग्जाम्पल यूग्लिना, याद रखना है, यूग्लिना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक्स्ट्रा क्या है वो देखते हैं। 2 टाइप का न्यूट्रिशन है, हमें पता चल चुका है। फोटोट्रोफिक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये जो इसका है की फीचर जो कि हायर प्लांट्स के अंदर है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों मिलते हैं। और होलोजोइक है, जब इनको सनलाइट नहीं मिलती तो उनको खा भी जाते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन, और स्टार्ट होती है फ्लैजिला से, याद रखना है। सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, सिस्ट भी बनाते हैं। और तीसरी जो बात हमें याद रखनी है यूग्निलॉइड्स के बारे में, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये की फीचर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये 3 बातें हमें एक्स्ट्रा याद रखनी है, और इससे अलावा नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्पल सभी के याद रखने हैं। एग्जाम्पल में अगर एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा याद कर सके तो करना है, लेकिन बातें ज़्यादा जनरल फीचर्स जो हैं वो हमें इतनी ज़्यादा याद नहीं रखनी है। कुछ कुछ जो मेन बातें हैं उसके बारे में वो याद करनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेप्रोफिटिक डीकम्पोजर्स, बी पार्ट आ चुका है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो चुके हैं तीनों, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्निलॉइड्स। अब दूसरा ग्रुप जो हमने पढ़ा था सेप्रोफिटिक यानी कि डीकम्पोजर, उसके अंदर एक ही ग्रुप है स्लाइम मोड्स। ठीक है, एक ही है स्लाइम मोड्स। इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, ये देखिए। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं, यानी कि डिकेइंग मटेरियल पर रहेंगे, डिकम्पोजर्स हैं, तो जो भी हमारे पत्ते और टहनियां हैं और उनके अंदर से ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं ये। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, एक एग्रीगेशन बना देते हैं। प्लाज्मोडियम क्या होता है, काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन है इस चीज़ के अंदर। बहुत सारी सेल्स मिलकर के एग्रीगेट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, उनकी सेल वॉल नहीं रहती। ठीक है, बहुत जैसे ये दिखाया गया है हमें, बहुत ये जो ब्लैक कलर के हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट है, न्यूक्लियस हैं बहुत सारे। तो प्लाज्मोडियम क्या है, बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं। जब इनके पास फेवरेबल कंडीशन है बहुत लंबा फैल जाता है काफ़ी दूर तक। ठीक है, लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, यानी कि जीने के लिए मुश्किल हो जाती है,
तो ये जो है फ्रूटिंग बॉडीज के द्वारा उनके टिप्स पर स्पोर फॉर्म कर लेते हैं, स्पोर बन जाते हैं, टूट जाता है ये छोटे छोटे भागों में, और यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर फॉर्म हो जाते हैं, और स्पोर्स बहुत सालों तक जी सकते हैं एडवर्स कंडीशन में। जैसे ही उनको वापस से कंडीशन अच्छी मिली, वापस से वो ग्रो कर जाते हैं। इनके बारे में हमें एक्स्ट्रा क्या करना है, देखिए इनके अंदर फंगई और एनिमल्स के दोनों के करेक्टर किस में है, स्लाइम मोड्स में है, ये बात याद रखना है। प्लाज्मोडियम क्या है, एग्रीगेशन ऑफ सेल है, फ्री लिविंग मल्टीन्यूक्लिएट, अमीबॉइड मास, अमीबॉइड की तरह इनकी कोई शेप नहीं है फिक्स, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, डोंट हैव सेल वॉल। लेकिन 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 जो स्पोर्स हैं वो सेल वॉल रखते हैं। जो स्लाइम मोड्स के स्पोर्स हैं उनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल होती है, और जो प्लाज्मोडियम है उसमें सेल वॉल नहीं होती। ये चीज याद रखना है। डिकम्पोजर्स हैं, सेप्रोफिटिक है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यानी कि उनके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं होगा। समझ में आ गई? कोई डाउट, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, डाउट अंदर नहीं रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। 4 मेजर ग्रुप हैं जो हमें याद रखने हैं, और ये मोस्टली एनसीईआरटी से करना है। चलिए एनसीईआरटी क्या कहती है प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोन्स जो है हेटेरोट्रोफिक्स हैं, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लीव एज ए प्रेडेटर और पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स किनको कहा गया है, प्रोटोजोन्स को कहा गया है। इनके फर्दर 4 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है अमीबॉइड, नाम बहुत मायने रखते हैं बायोलॉजी में। अगर नाम आपको समझ में आने लग जाए तो आपको बायोलॉजी बहुत इजी हो जाएगी। अमीबॉइड है यानी कि अमीबा की तरह एक्ट करेगा। कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सोल में, ठीक है। अब दे मूव एंड कैप्चर प्रे। वो मूव कैसे करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सूडोपोडिया के द्वारा। जैसे कि अमीबा मूव करता है वैसे ही करेंगे ना, अमीबॉइड हैं, इनका नाम ही इसी वजह से ये रखा गया है कि इजीली याद हो जाए। सूडोपोडिया की मदद से वो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं प्रे को यानी कि फूड को, और मूव करते हैं आगे की तरफ। सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट, सभी को पता है, सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। और इसका एग्जाम्पल जो है एंटअमीबा, याद रखना है, एंटअमीबा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का क्या है, एग्जाम्पल है। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। नाम क्या सजेस्ट कर रहा है, फ्लैजिलेटेड, यानी कि फ्लैजिला है उनके पास, फ्लैजिला, दे है फ्लैजिला। और फ्लैजिला का क्या काम है, वही काम है कि वो मूव करने में हेल्प करता है और कैप्चरिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। यहां जो सेकंड बात इसके बारे में है वो याद रखने वाली है। डिजीज का नाम दिया गया है स्लीपिंग सिकनेस। क्या आप लोगों को तो नींद नहीं आ रही ना, नींद आनी भी नहीं चाहिए, नीट एग्जाम नजदीक आ गया है, दिमाग में बस रिवीजन और रिवीजन होनी चाहिए। स्लीपिंग सिकनेस, सोना जरूरी है। ये मत कहना कि सर ने मना कर दिया कि सोना ही नहीं है, सोना भी जरूरी है, लेकिन टाइम टू टाइम, और रिवीजन भी बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं, चलिए वापस
ट्राइपेनोसोमा इसका एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल और आप याद कर लीजिए, लेसीमेनिया, जिसकी वजह से काला अजहर जो डिजीज है वो होता है, लेसीमेनिया, याद रखना है इस चीज को। ये भी एक एग्जाम्पल इसमें एक्स्ट्रा है जो याद कर सकते हैं आप। चलिए वापस चलते हैं। थर्ड ग्रुप है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का, यानी कि इनके पास क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सीलिया। सीलिया किस लिए, वही मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए और कैप्चरिंग ऑफ फूड। इनके अंदर कुछ खास बात है। कुछ खास बात क्या है कि इनके पास कैविटी है, गलट, जिसको इनके पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि ऑर्गन्स जैसे लगते हैं। जैसे कि इनकी एक ओपनिंग होती है गल्ट, जो कि माउस का अपीयरेंस देती है। कैसे, माउस का अपीयरेंस। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सीलिया जो है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं कि सब्सटेंस को धीरे धीरे एक सीलिया से दूसरे सीलिया, दूसरे से तीसरे, इस तरह से पास करते करते कहाँ तक लेके आते हैं, उनके गल्ट तक लेके आते हैं, माउथ तक लेके आते हैं, और वहाँ पर जा कर के वो उसको क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमें क्या लगती है, उनके ऑर्गन जैसी लगती है। जैसे कि गल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, माउथ जैसी ओपनिंग होती है, बहुत सारे सीलिया आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करते हैं, जो पास करते रहते हैं फूड को आगे की तरफ, और वहां तक, कहाँ तक, गल्ट तक, उनके माउथ तक। ठीक है, जिससे कि वो फूड जो है वो वाटर करंट के द्वारा साथ में सीलिया की हेल्प से उनके माउथ तक चला जाए और वो उसको अपने कैविटी में ले ले। एग्जाम्पल है क्या है, पैरामीशियम। इसके बारे में एक बात और हमें याद रखनी है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मैक्रो और माइक्रो। बस इतना ही याद रखना है। इनका अलग अलग फंक्शन हमने थोड़ा सा एडवांस कोर्स में आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वो याद नहीं रखना है ज़्यादा। ठीक है, 2 न्यूक्लियस होते हैं, किसके अंदर हो सकते हैं ये याद रखना है, मैक्रो और माइक्रो प्रोटोजोन्स, यानी कि सिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर, या पैरामीशियम जो आप कह सकते हैं, उसमें होते हैं। चलिए, नेक्स्ट ग्रुप है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स का मतलब स्पोर बनाने वाले, स्पोरोजोन्स। अब इसके अंदर कोई भी मोड ऑफ डाइवर्शन नहीं दिया हुआ है, और मूवमेंट नहीं दिया हुआ है, लोकोमोशन नहीं दिया हुआ है, तो ये नॉन मोटाइल हैं। ये इन्फेक्शन कोज करते हैं। क्या कोज करते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं। स्पोर वाली स्टेज आती है इनके अंदर, और इनकी लाइफ साइकिल में 2 होस्ट होते हैं। 2 होस्ट, एग्जाम्पल देख करके आपको समझ में आ जाएगा। प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया फैलाता है, मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, इसमें 2 होस्ट कौन कौन से हैं, पहला होस्ट कौन सा है, वो मॉस्किटो, और दूसरा कौन सा है, ह्यूमन बीइंग्स, जिसकी वजह से ये हमें मलेरिया कोज करते हैं। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है हमारे पास, देख लेते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं, ये हमें पता चल चुका है। ये बाकी तीनों जो हैं वो मोटाइल हैं, उसमें सूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन होता है, इसमें फ्लैजिला के द्वारा, और इसमें सीलिया के द्वारा। लेकिन इसमें ये नॉन मोटाइल हैं, मूव नहीं कर सकते, कोई भी लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए कोई भी स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है इसके अंदर। और इनकी जो लाइफ साइकिल है उनके अंदर 2 होस्ट होते हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम
किंगडम फंगाई को कंप्लीट करेंगे और हमारा वायरस, वायरॉइड, प्रेयोन्स, इन सभी को कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। डाउट इस टाइम अब आपके मन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीट एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको हमारे फ्री पीडीएफ्स भी मिलती रहेंगी। साथ ही साथ हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज भी आपको नोट्स मिलते रहेंगे, पीडीएफ मिलती रहेंगी, एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह की वीडियोस को देखते रहें, और नीट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।